Hello friends, so now let's come to the chapter 18 of ancient Indian history and the topic is craft trade towns in post modern age। तो हमने पोस्ट मॉडर्न एज की जो मॉडर्न एज के बाद आता है पोस्ट मॉडर्न एज, उसमें हमने सारी डायनेस्टीज़ पढ़ ली, इंडो ग्रीक्स, पार्थियंस, शाकाज एंड कुशान्स। फिर हमने सातवाहनास पढ़ा जो डेक्कन में इस्टेब्लिश थे, और उसके बाद हमने चेरास, चोलास, पांड्यास पढ़ा। मेगालिथ बिल्डर्स के बाद आए थे ये, ठीक है। तो एक्सट्रीम साउथ में चेरास, चोलास, पांड्यास भी पढ़ लिया। तो पोस्ट मॉडर्न एज की सारी डायनेस्टीज़ ख़त्म। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द क्राफ्ट्स, ट्रेड और टाउन्स कैसा था पोस्ट मॉडर्न एज पे, मतलब कैसा क्राफ्ट था। हमने क्राफ्ट में बहुत सारी चीज़ें फ्लरिश्ड देखी, तो क्राफ्ट का फ्लरिशिंग बहुत ज़्यादा था। ट्रेड सबसे ज़्यादा पीक पे था हमारा पोस्ट मॉडर्न एज पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर के लोग आके इंडियनाइज्ड हुए थे, जिसके कारण रोमन्स के साथ और ग्रीक्स के साथ हमारा ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा। एंड टाउन्स की अगर बात करें तो ऑब्वियसली ट्रेड बढ़ने के कारण, मनी सप्लाई बढ़ने के कारण हमारे टाउन्स भी बहुत ज़्यादा बढ़े, तो अर्बन सेटलमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा। तो ये सेकेंड अर्बनाइजेशन का जो पीक था दैट इज़ कॉल्ड पोस्ट मॉडर्न एज टाइम पे था, ठीक है। अब सबसे पहले आते हैं क्राफ्ट्स की। तो आपको हमने बताया था कि सिल्क रूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूट। आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर एग्जांपल इन दिस सिल्क रूट की अगर बात करें तो सबसे पहले ये तक्षशिला से कनेक्ट होता है, ठीक है। तक्षशिला से पूरा कनेक्ट हुआ, चाइना के थ्रू सिल्क रूट जाता है, बट तक्षशिला से हमारा पूरा ये सारी चीज़ें, कौशाम्बी कनेक्ट होती है, फिर बरोच, उज्जैन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है, ठीक है। तो ये 3-4 रोड्स हैं जो हमारी कनेक्ट होती हैं, जो हम अभी पढ़ेंगे। तो इसके कारण हमारा ट्रेड बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ। तो सबसे पहले हम क्राफ्ट्स में आते हैं। क्राफ्ट्स की अगर बात करें तो शाकास, कुशान्स और सातवाहनास जो थे, और जो पहला तमिल स्टेट था, ठीक है, जैसे कि हमारा चेरास, चोलास, पांड्यास, इनके टाइम पे हमारा क्राफ्ट एंड कॉमर्स जो है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ, और ये यहाँ पे रिमार्केबल ग्रोथ हुई। वेरी इंपॉर्टेंट जो लाइन दी जाती है एनसीईआरटी में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आर्ट एंड क्राफ्ट विटनेस्ड अ रिमार्केबल ग्रोथ। अब कैसे रिमार्केबल ग्रोथ? फॉर एग्जाम्पल दिगा निकाह जो थी, जो कि हमने प्री मॉडर्न एज में पढ़ा था, जो कि कौन सा टेक्स्ट था? बुद्धिस्ट टेक्स्ट था। उसमें हमको 2 डजन ऑक्यूपेशंस के बारे में बताया कि इतने ज़्यादा ऑक्यूपेशंस थे। बट जो महावस्तु थी, महावस्तु कौन से पीरियड से बिलोंग करती थी? पोस्ट मॉडर्न एज से बिलोंग करती थी। उसमें हमको बताया कि 36 काइंड ऑफ वर्कर्स जो हैं वो राजगीर जो हमारा टाउन है वहाँ पर रहते थे। फिर मिलिंद पन्हो हमने देखा, इंडो ग्रीक्स रूलर जो थे मिएंडर, उनके टाइम पे, तो उन्होंने बताया कि 75 ऑक्यूपेशंस थे, जिसमें से 60 ऑक्यूपेशंस जो हैं वो क्राफ्ट से कनेक्टेड थे, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं हमको क्राफ्ट्स के बारे में बताती है कि क्राफ्ट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था हमारे पोस्ट मॉडर्न टाइम पे। और पहली चीज़, फ्लरिश्ड भी बहुत ज़्यादा हुआ था। अब ऐसा बताया जाता है कि जो क्राफ्ट्समैन जो क्राफ्ट बनाते थे वो जनरली टाउन्स में रहते थे, ऐसा नहीं है, विलेजेस में भी रहते थे। फॉर एग्जांपल करीमनगर एक विलेज है जो कि तेलंगाना में है, वहाँ पे कारपेंटर्स, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, पॉटर्स जो है सेपरेट क्वार्टर्स में रहते थे, और एग्रीकल्चर और अदर लेबरर्स जो है दूसरे एंड्स में रहते थे, ठीक है। तो विलेजेस हो या हमारा टाउन्स हो, हर जगह जो है क्राफ्ट्समैन रहते थे। अब 8 क्राफ्ट्स जो है एसोसिएट किया गया है विद द वर्क ऑफ गोल्ड, सिल्वर, लेड, टिन, कॉपर, ब्रास, आयरन, प्रीशियस स्टोन्स और ज्वेल्स, और बहुत टाइप के ब्रास, जिंक, एंटीमनी, रेड आर्सेनिक भी हमको मेंशन है। ये सारे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जो यूपीएससी एग्जाम है ना, उसमें सीधे सीधे पूछ रहे थे कि क्या क्या आर्टिकल्स जो हैं हमारे मेंशन थे पोस्ट मॉडर्न टाइम पे। अब इससे हमको पता चलता है कि हमारी जो माइनिंग और मेटलर्जी इंडस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज थी। टेक्नोलॉजिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा था, बिकॉज आयरन के जो इम्प्लीमेंट्स बनते थे, वेपन्स बनते थे, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट प्रोग्रेस हुई थी। आयरन आर्टिफैक्ट्स जो थे वो डिस्कवर्ड हुए कुशान्स और सातवाहनास में बहुत ग्रेटर नंबर में, और बहुत सारी तेलंगाना जो रीजन था आंध्रा का, वहाँ पे आयरन मैन्युफैक्चर्स बहुत ज़्यादा पाए गए। फिर आयरन वेपन्स, जैसे वेपन हो गया बैलेंस रॉड, सॉकेटेड एक्स, होस, सिकल्स, प्लफशर्स, रेजर्स एंड लाइडर्स, वो भी डिस्कवर्ड हुए करीमनगर और नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में। और इंडियन आयरन और स्टील जो थी वो कटलरी जिससे बनाते थे वो हमारा एक्सपोर्ट किया जाता था एबिसियन पोर्ट्स के थ्रू, एंड ये वेस्टर्न एशिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस गेन किया। अब उसके बाद अगर बात करें आयरन इम्प्लीमेंट्स और इन सब के बाद, क्लॉथ मेकिंग जो थी वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्लॉथ मेकिंग, सिल्क वीविंग और मेकिंग ऑफ आर्म्स एंड लग्जरी आइटम्स जो हैं, आर्टिकल्स जो हैं, उसमें भी प्रोग्रेस हुई। और मथुरा बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था क्योंकि वो एक स्पेशल टाइप का क्लॉथ बनाता था जिसको हम साटका बोलते थे। याद रखिएगा, साटका क्या है? स्पेशल टाइप का क्लॉथ है जो कि मथुरा में बनता था। अब डाइंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा था कि क्राफ्ट्स में हमको डाई करना है। ब्रिक बिल्ट डाइंग जो है वो उरायूर में अनर्थ हुआ, जो कि तमिलनाडु
मेडू के पास है, फिर कुछ डाइंग वैक्स अरिका मेडू में भी हुए। तो ये स्ट्रक्चर्स हमको पता चले। अब इससे हमको पता चलता है कि हैंडलूम टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश्ड हुई इस टाइम पे। ऑयल का मैन्युफैक्चर इंक्रीज़ हुआ। क्यों इंक्रीज़ हुआ? बिकॉज ऑयल व्हील्स का यूज़ करना ज़्यादा हुआ। इंस्क्रिप्शन जो थे इस पीरियड के ये बताते हैं कि वीवर्स, गोल्ड स्मिथ्स, डायर्स, वर्कर्स, मेटल और आइवरी, ज्वेलर्स, स्कल्पचर्स, फिशरमैन, स्मिथ्स और परफ्यूमर्स एज कंस्ट्रक्टर ऑफ केव्स एंड डोनर्स ऑफ पिलर्स एंड टेबलेट सिस्टम्स टू द बुद्धिस्ट मंक्स को दिया जाता था। और इसी के कारण हमारा क्राफ्ट जो है बहुत ज़्यादा फ्लरिश्ड हुआ, क्योंकि अलग अलग शहरों में जाके बस गया। ऑफ द हैंडीक्राफ्ट्स अगर बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग लग्जरी आर्टिकल्स भी जो कि आइवरी से बने थे वो भी मेंशन किए गए हैं। ग्लास मैन्युफैक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मेंशन किया गया है। हमारे इसी टाइम पे इस्टेब्लिश हुआ ग्लास ब्लोइंग, जो कि इंडिया में रीच हुआ और इस टाइम पे पीक पे हुआ। कॉइन मिंटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्राफ्ट था, जो कि गोल्ड के होते थे, सिल्वर, कॉपर, ब्रोंज, लेड, पॉटिन के कॉइन्स होते थे। और वेरियस कॉइन माउल्स जो है इस पीरियड से बिलोंग करते हैं, जो कि नॉर्थ इंडिया और डेक्कन टाइम पे आए। अब कॉइन माउल्स जो सातवाहनन से मिले वो हमको बताते हैं कि हाफ डजन कॉइन्स जो हैं इस टाइम के बिलोंग करते हैं। अब इस अर्बन हैंडीक्राफ्ट्स की अगर बात करें तो बहुत सारे टेराकोटा फिगरीन्स भी बनाए गए। टेराकोटा की अगर बात करें तो वो हमको लार्जेस्ट नंबर ऑफ टेराकोटास यलेश्वरम जो है एक साइट है नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से मिले। अब टेराकोटा जो है जनरली अपर क्लास जो थी टाउन्स की उनके लिए ज़्यादा था, मोस्टली वही यूज़ करते थे। और इसके डेक्लाइन कब हुआ? जब गुप्ता पीरियड आए तो डेक्लाइन होने लगे टाउन्स के, बिकॉज टेराकोटा जो है पूरी तरह फैशन से आउट हो गए। अब आर्टिशंस जो थे, जो क्राफ्ट्स बनाते थे, उनको गिल्ड सिस्टम में ऑर्गेनाइज किया गया। गिल्ड सिस्टम हमने बताया था कब इंट्रोड्यूस किया, मगधन टाइम पे हमने गिल्ड सिस्टम पढ़ा था, ठीक है। तो आर्टिशंस जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हुए गिल्ड्स में। और बुद्धिज़्म जो डिवोटीज़ थे बुद्धिज़्म के, वो मनी को डिपॉजिट करते थे पॉटर्स के गिल्ड में, मतलब वहाँ पे ऑयल मिलर्स में, वीवर्स में, फॉर प्रोवाइडिंग रोब्स एंड अदर नेसेसिटीज़ टू द मंक्स। इन सेम सेंचुरी अगर बात करें तो मनी भी जो है डिपॉजिट कौन करता था? चीफ डिपॉजिट करते थे। जो मेकर्स थे हमारे मथुरा के, उनमें मंथली इनकम जो है डिपॉजिट की जाती थी। अब अगर बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टेक्स्ट वी कैन से दैट आर्टिशंस जो है इस पीरियड के वो ऑर्गेनाइज थे एटलीस्ट 2 डजन गिल्ड्स में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर बात करें तो ट्रेड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा ईस्टर्न रोमन एम्पायर और इंडिया के बीच में। बिकॉज क्या हुआ था कि पहले क्या था, डायरेक्टली चाइना से सप्लाई होता था हमारा रोमन एम्पायर में सिल्क रूट के थ्रू। बट जैसे ही पार्थियंस रूल डेवलप हुआ हमारा नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में, तो वहाँ पे जो है अब इंडिया के थ्रू सारी चीज़ें जाने लगी थी, ठीक है। तो इंडिया के थ्रू सारी चीज़ें जाने लगी, तो इंडिया में भी जो है हमारा ट्रेड जो है रोमन एम्पायर के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ा और सी के थ्रू ज़्यादा बढ़ा। और जैसे ही मॉनसून की डिस्कवरी हुई क्रिश्चियन एरा के टाइम पे, उससे हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ा, ठीक है। तो ईस्टर्न कोस्ट जो था अरेबियन सी का, वहाँ से हम डायरेक्टली ट्रांसफ़र करते थे। फिर कुछ पोर्ट्स डेवलप हुए जैसे बरोच और सोपारा वेस्टर्न कोस्ट में, और फिर अरिका मेडू और ताम्रलिप्ति जो है ईस्टर्न कोस्ट में। तो इनके थ्रू जो है हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते थे। और बरोच जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो वेस्टर्न कोस्ट में था, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत नंबर ऑफ़ गुड्स और आइटम्स जो है हम रोमन एम्पायर से लाते थे, इंपोर्ट करते थे, और हम एक्सपोर्ट भी करते थे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि स्पाइसेस वगैरह हो गए। अब इसी के कारण हमको पता चला कि फर्स्ट रूट जो है वो डायरेक्टली नॉर्थ से साउथ जो हमारी तक्षशिला से कनेक्ट करता था। फिर सेकेंड रूट उत्तर पथापथ था, जो तक्षशिला से पास होता था मॉडर्न पंजाब में ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यमुना। एंड देन उसके बाद हमारा उज्जैन जो था बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला से ये मॉडर्न पंजाब हो गया। फिर हमारा सेकेंड रूट उत्तर पथापति था, जो कि हमारा पंजाब के थ्रू पास होता था। फिर हमारा थर्ड रूट जो था वो हमारा फ्रॉम मथुरा टू उज्जैन आप ये देख सकते हैं, मथुरा से उज्जैन, ये हो गया हमारा उज्जैन बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था। फिर बरोच हो गया, बरोच से कनेक्ट होता था। फिर धीरे धीरे कौशाम्बी और इलाहाबाद के पास कनेक्ट होता था, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल रूट्स जो है जिसके कारण हमारा बहुत ज़्यादा चीज़ें को डेवलप हुआ। अब फॉरेन ट्रेड्स की बात करें तो सबसे पहले हम इसका समरी पढ़ लेते हैं, ठीक है।
समरी की अगर बात करें क्राफ्ट्स की, तो आर्ट एंड क्राफ्ट्स जो है रिमार्केबल ग्रोथ हुई। कैसे? क्योंकि महावस्तु में मेंशन है, फिर मिलिन पन्हो में मेंशन है। टाउन्स एंड विलेजेस की बात करें तो करीमनगर जो है विलेज है जहाँ, जो कि तेलंगाना में, वहाँ पे कारपेंटर्स, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, पॉटर्स मिले। फिर स्पेशलाइजेशन जो है माइनिंग और मेटलर्जी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बड़ी। फॉर एग्जाम्पल 8 क्राफ्ट्स एसोसिएटेड विद गोल्ड, सिल्वर, लेड, टिन, कॉपर, ब्रास एंड आयरन ज्वेल्स मिले। ब्रास, एंटीमनी, जिंक और रेड आर्सेनिक भी फाउंड हुए। फिर हैंडलूम टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुई, जैसे कि कॉटन क्लॉथ और सिल्क वीविंग फ्लरिश हुए। फॉर एग्जांपल मथुरा जो था ग्रेट एक स्पेशल टाइप का क्लॉथ बनाता था जिसको साटका बोला गया। क्लॉथ्स की डाइंग भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। फिर मैन्युफैक्चर जो था ऑयल का इंक्रीज़ हुआ। क्यों इंक्रीज़ हुआ? बिकॉज ऑयल व्हील हम यूज़ करने लगे थे। ग्लास ब्लोइंग जो है वो पूरी तरह इंडिया में रीच कर गया। कॉइन मिंटिंग बहुत ज़्यादा यूज़ की गई। टेराकोटास के लार्जेस्ट नंबर ऑफ टेराकोटास और मोल्ड जो है येलोवेश्वरम में मिले। ठीक है, और आर्टिशंस को किस में ऑर्गेनाइज किया गया? गिल्ड सिस्टम में ऑर्गेनाइज किया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर बात करें तो ट्रेड जो है हमारा इंडिया और रोमन एम्पायर के साथ बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ आफ्टर जैसे पार्थियंस रूल डेवलप्ड हुआ। ठीक है, किसके थ्रू? सी के थ्रू, और मानसून ने इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प की। कुछ पोर्ट्स डेवलप हुए जैसे कि बरोज, सोपारा, अरिकामेडू एंड ताम्रलिप्ति। ठीक है, तो इन सब के कारण जो है हमारा क्राफ्ट जो है बहुत ज़्यादा फ्लरिश्ड हुआ। नेक्स्ट हम आते हैं फॉरेन ट्रेड में। फॉरेन ट्रेड की अगर बात करें तो अभी हमने देखा कि रोमन एम्पायर के साथ बहुत ज़्यादा वो हुआ। ठीक है, बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी बैठी आफ्टर द पार्थियंस रूल। तो पहली बार रोमन्स ने अपना ट्रेड स्टार्ट किया सदर्न मोस्ट जो टेरिटरी थी उनके साथ, क्योंकि उनको पता चला कि अर्लीस्ट जो कॉइन्स थे वो हमको तमिल किंगडम से मिले, जो कि सातवाहनस डोमिनियन से बाहर था। अब मेनली अगर रोमन्स क्या इंपोर्ट करते थे इंडिया से, तो रोमन्स मेनली स्पाइसेस जो है इंडिया से ले जाते थे। मसलिन हो गए, पर्ल्स हो गए, ज्वेल्स हो गए, प्रीशियस स्टोन्स, आयरन गुड्स जो कि स्पेशली कटलरी थी उसको ले जाते थे, और वो बहुत महंगा बिकता था वहाँ पे रोमन एम्पायर में। तो इंडिया के पास बहुत ज़्यादा पैसा आता था। ठीक है, अब पार्थियंस रूल डेवलप होने के कारण एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पार्थियन रूल इन ईरान एंड द नेबरिंग एरियाज डिफिकल्टीज क्रिएट होने लगी, जिसके कारण इंडिया के थ्रू सारी चीज़ें जाने लगी। अब रोमन क्या एक्सपोर्ट करते थे इंडिया में? तो रोमन्स एक्सपोर्ट इंडिया में क्या करते हैं? वाइन, एम्फोरे, वेरियस टाइप्स ऑफ पॉटरी जो है एक्सपोर्ट करते थे, और बहुत सारे कॉइन्स मिले। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड हो गए, सिल्वर हो गए, वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉइन्स थे। और लेड जो था सातवाहनास में बहुत इंपॉर्टेंट कॉइन था। ठीक है, तो ये सब जो है इंपोर्ट करते थे, इंडिया जो है इंपोर्ट करता था। फिर ग्रीको रोमन स्कल्पचर्स भी मिले ब्रोंज के, वो भी इंपोर्ट होते थे। तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो था अगर हम बात करें तो वो सातवाहनास को हुआ। मोस्ट सिग्निफिकेंट रोमन एक्सपोर्ट इंडिया में यही था कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स जो है इंपोर्ट होते थे, जो कि गोल्ड और सिल्वर के बने होते थे। गोल्ड और सिल्वर के अलावा अगर बात करें तो लेड के भी होते थे, पॉटिन्स के भी होते थे, कॉपर के भी, ब्रोंज के भी होते थे, पर गोल्ड और सिल्वर जो है सबसे ज़्यादा आता था, क्योंकि इंडिया जो है पेपर और ये सारी चीज़ें देता था। ठीक है, अब अगर बात करें जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लीनी ने बताया है, एक रोमन राइटर है, उन्होंने नेचुरल हिस्ट्री इन लैटिन AD 77, उन्होंने बोला है कि रोम जो है बहुत ज़्यादा गोल्ड जो है जैसे ही इंडिया पहुंचाने लगा तो वहाँ पे गोल्ड की कमी हो गई, जिसके कारण लोग जो है बाद में स्टार्ट करने लगे इंडिया के अगेंस्ट कि इंडिया से जो भी आप चीज़ें इंपोर्ट करते हो वो सारी चीज़ें इंपोर्ट करना बंद कर दो। फॉर एग्जाम्पल कटलरी जो था वो बहुत ही महंगा था, तो रोमन्स जैसे ही इंडिया से ले जाते थे वहाँ उनको हैवी प्राइस इंडिया को पे करना पड़ता, जिसके कारण वहाँ पे गोल्ड और सिल्वर की कमी हो गई। तो लोगों ने बोला कि अब जो है पूरी तरह हमको ट्रेड बैन कर देना चाहिए। अब इंडिया जो है पेपर भी प्रोवाइड करता था, जिसको यवन प्रिया बोला जाता था संस्कृत में। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हुआ हमारे रोमन में, क्योंकि इंडिया को हाई प्राइस पे करना था, और फिर रोम्स ने क्या किया, पूरी तरह ट्रेड बंद कर दिया, बैन कर दिया इंडिया के साथ इन पेपर और स्टील गुड्स में। अब कैसे, अब जो भी सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स आते थे इंडिया कैसे यूज़ करता था, तो इंडियंस जो गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स रोमन से आते थे वो जनरली बिग जो हमारे ट्रांजैक्शंस थे उनके लिए यूज़ करते थे, डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं यूज़ करते थे। अब जो भी कॉइन्स थे वो जनरली रोमन से ही नहीं आते थे। फॉर एग्जांपल बहुत सारे कॉइन्स जो है इंडिया में भी बनते थे। फॉर एग्जांपल गोल्ड जो था, गोल्ड माइंस सिंध से हम गोल्ड को निकालते थे। फिर गोल्ड सेंट्रल एशिया से भी आता था, कर्नाटका वाले रीजन से भी आता था। फिर गोल्ड माइंस डालभूम में है साउथ बिहार में, वहाँ से भी गोल्ड आता था। ऑन अकाउंट ऑफ द कॉन्टैक्ट विद द रोम, द कुशांस जो थे उन्होंने दिनार टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन्स इशू किया था, जो कि गुप्ता पीरियड में डिक्लाइन हो गया था। ठीक है, अब गोल्ड कॉइन जो है डे टू डे ट्रांजेक्शन्स के लिए नहीं यूज़ करते थे, जो कि हमने लिखा है। डे टू डे ट्रांजेक्शन्स के लिए लेड, पोटिन और कॉपर के कॉइन्स यूज़ करते थे। अब आंध्रा जो था, जो सातवाहनास किंगडम था, वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ लेड कॉइन्स उन्होंने इशू किए थे, और कुशांस ने
ने लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन्स इशू किए थे नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। अब कॉपर और ब्रोंज कॉइन्स की अगर बात करें वो भी लार्ज क्वांटिटीज़ में यूज़ हुए, बट बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स जो डेवलप हुए वहाँ पे, फॉर एग्जांपल नागाज जो है सेंट्रल इंडिया में डेवलप हुआ, यदुएस जो है वो ईस्टर्न राजस्थान में हुए, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। फिर मित्रास आए, कौशाम्बी, मथुरा, अवंती, छित्रा जो कि बरेली डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में था। तो यहाँ पे बहुत सारे टाउन्स डेवलप हुए जो कि नॉर्मल जो कॉपर और ब्रोंज के कॉइन्स थे वो यूज़ करते थे। अब अगर हम बात करें तो इतना ज़्यादा मनी इकोनॉमी किसी भी डायनेस्टी में नहीं हुई जितनी ज़्यादा हमारे पोस्ट मॉडर्न टाइम पे हुई, और इसी के कारण जो है हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट एंड हमारा अर्बन सेटलमेंट बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द समरी। फॉरेन ट्रेड की बात करें तो फॉरेन ट्रेड जनरली लग्जरी गुड्स में किया जाता था, डे टू डे जो आर्टिकल्स थे उसमें नहीं किया जा सकता था। रोमन ने पहला ट्रेड स्टार्ट किया सदर्न मोस्ट जो हमारी पोर्शन थे कंट्री का वहाँ पे, बिकॉज अर्लीस्ट कॉइन्स जो हैं वो तमिल किंगडम से बिलोंग करते थे जो कि सातवाहनस डोमिनियन से बाहर था। अब क्या इम्पोर्ट करते थे इंडिया से क्या चीज़ें रोमन में जाती थी? स्पाइसेस हो गए, मसलिन, पर्ल्स, ज्वेल्स, प्रीशियस स्टोन्स हो गए, आयरन गुड्स हो गए, स्पेशली कटलरी। फिर कुछ आर्टिकल्स जो है चाइना से डायरेक्टली जाते थे पहले, बट आफ्टर द पार्थियंस रूल डेवलप हुआ तो कुछ जो है इंडिया के थ्रू जाने लगे, फॉर एग्जांपल सिल्क। ठीक है, अब इंडिया में क्या आता था, एक्सपोर्ट क्या करते थे, इंडिया क्या इंपोर्ट करता था? वाइन, एम्फोरी, पॉटरी हो गया, फिर लेड कॉइन्स हो गए, ग्लास जार्स, बाउल, ब्रोंज स्टैंड, स्टील यार्ड्स, ग्रेको रोमन ब्रोंज स्टैचूज हो गए, सिल्वर ऑर्नामेंट्स हो गए, और मैक्सिमम प्रॉफिट किसका हुआ इन सब चीज़ों का? सातवाहनस पीरियड का हुआ। मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट टू इंडिया जो था रोमन के थ्रू वो था हमारा लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स किसके कॉइन्स थे? गोल्ड और सिल्वर के। अब इंडिया इसी के कारण क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, क्योंकि रोमन्स क्या करते थे, पेपर हमारे यहाँ से ले जाते थे और कटलरी ले जाते थे जिनके लिए उनको हाई प्राइस पे करना पड़ता था इंडिया को। तो वहाँ पे जो है पूरी तरह ट्रेड को बैन करने की बात किया, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो था वो हमारे इंडिया के फेवर में था। अब अगर बात करें तो कैसे कॉइन्स इंडिया यूज़ करते थे, इंडिया जो है गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स डे टू डे ट्रांजेक्शन्स के लिए नहीं यूज़ करते थे, बिग ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज़ करते थे। डे टू डे ट्रांजेक्शन्स के लिए वो लेड, ब्रोंज और कॉपर के कॉइन्स यूज़ करते थे। ठीक है, और कुशान्स ने लार्जेस्ट नंबर ऑफ दिनार टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे, और ये जो है गुप्ता पीरियड में डिक्लाइन हो गया था। लेड कॉइन्स जो थे आंध्रा ने इशू किया था जो कि सातवाहनस पीरियड था। फिर कॉपर और ब्रोंज कॉइन्स भी बहुत सारी इंडिजीनियस रूलर्स इशू किए, फॉर एग्जांपल यदुवास ईस्टर्न राजस्थान में आए, नागाज सेंट्रल इंडिया में आए, फिर मित्रास हमारे कौशाम्बी, मथुरा, अवंती और इस वाले एरिया में आए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉरेन ट्रेड। नाउ लेट्स कम टू द अर्बन सेटलमेंट। अब अर्बन सेटलमेंट की बात करें तो अर्बन सेटलमेंट कैसे इंक्रीज़ हुआ, कैसे न्यूमरस टाउन्स हमारे बढ़े? क्योंकि हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा, दूसरी चीज़ क्राफ्ट एंड कॉमर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ा, इन मनी का यूज़ बढ़ गया, तो बहुत सारे टाउन्स डेवलप हुए, फॉर एग्जांपल वैशाली, पाटलिपुत्र, वाराणसी, कौशाम्बी, श्रावस्ती, हस्तिनापुर, मथुरा, इंद्रप्रस्थ, ये सारे जो है लिटरेरी टेक्स्ट में मेंशन है। ठीक है, अब अगर बात करें हमारे कुशान्स के एज की, तो कुशान्स के एज में बहुत सारे बेटर स्ट्रक्चर्स बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूशन की गई बिहार में, सच एज चिरान, सोनपुर, बक्सर, मसन, इन गाजीपुर, इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, जहाँ पे कुशान फेज बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस हुआ। सिमिलरली अगर बात करें उत्तर प्रदेश, सुहागोरा, भीता, कौशाम्बी, श्रृंगवेरपुर नियर इलाहाबाद, अतरंजी खेरा जो कि मेरठ में साइड थी, मुजफ्फरनगर, यहाँ पे भी कुशान टाइम्स में बहुत सारे अर्बन सेटलमेंट बढ़े। अब ब्रिक स्ट्रक्चर्स जो है कुशान पीरियड में आया, बहुत ज़्यादा बढ़ा एट द बोथ श्रृंगवेरपुर और चिरान में। एग्जीक्यूशन जो है सोंख, मथुरा वाले रीजन में, वहाँ पे बताया गया कि 7 लेवल्स ऑफ कुशान फेज हमारे डेवलप हुए। ठीक है, अगेन इन जुल्लूनर, लुधियाना, रोपर, ऑल लाइंग इन पंजाब बहुत सारे गुड कुशान स्ट्रक्चर्स पाए गए। मटेरियल रिमेन्स जो थे ये हमको बताते हैं कि हमारा जो अर्बनाइजेशन था वो अपने पीक पे था कुशान टाइम पे, ठीक है, पोस्ट मॉडर्न टाइम पे। और उज्जैन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था बिकॉज ये नोडल पॉइंट था 2 रूट्स का। पहला रूट तो जो मथुरा जाता था, दूसरा रूट जो है कौशाम्बी जाता था, और यहाँ से ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सपोर्ट होती थी। पहली थी एगेट, दूसरी थी कार्नेलियन स्टोन। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, उज्जैन से 2 चीज़ें, एगेट एंड कार्नेलियन स्टोन, जो कि ये पॉसिबली हमारा रॉ मटेरियल जो है हमारे शिप्रा रिवर का जो बेड था वहाँ
से ऑक्यूपाई किया जाता था। अब टाउन्स जो सातवाहनस पीरियड में थ्राइव्ड हुए, जैसे कि धन्य, कटका, अमरावती, नागार्जुना कोंडा, बरोज, सुपारा, अरिकामेडू, कवेरीपट्टनम, ये सारे टाउन्स जो हैं सातवाहनस पीरियड से थ्राइव्ड हुए। 30 वर्ल्ड टाउन्स जो है आंध्र प्रदेश से भी हमको मिला, तो ये सारे टाउन्स हमारे सातवाहन से। अब ये सारे टाउन्स जो हैं सातवाहनस के हो गए, कुशान्स के हो गए, ये कहीं ना कहीं क्यों इतना ज़्यादा बढ़े? बिकॉज ऑफ ट्रेड जो है रोमन एम्पायर के साथ बढ़ा। ट्रेड के कारण हमारा मनी सप्लाई बढ़ा, मनी हमारे यहाँ इकोनॉमी में आने लगा, और मनी आने के कारण हमारे अर्बन सेटलमेंट और टाउन्स हमने डेवलप करना स्टार्ट किया। ठीक है, अब टाउन्स जो थे पंजाब और उत्तर प्रदेश के, वो इसलिए बढ़े बिकॉज सेंटर ऑफ कुशान, क्योंकि वहाँ पे कुशान पावर था। फिर मोस्ट कुशान टाउन्स जो थे इंडिया के, वो नॉर्थ वेस्टर्न और उत्तर पथा रूट में थे, जो कि मथुरा से तक्षशिला का था, और कुशांस जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे इस रूट्स को। अब डेक्कन में अगर बात करें तो सातवाहनस ने फ्लो किया, बट टाउन्स जो है वो आर्टिशंस और मर्चेंट्स को सपोर्ट नहीं करते थे। तो आर्कियोलॉजिकल एग्जीक्यूशन ये बोलते हैं डेक्कन में, सजेस्ट करते हैं कि अर्बन सेटलमेंट डिक्लाइन हो गया आफ्टर द सातवाहनस फेज। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अर्बन सेटलमेंट। अब हम देख लेते हैं समरी। अर्बन सेटलमेंट की अगर बात करें तो पॉसिबल क्यों हुआ? बिकॉज यूज़ ऑफ मनी इंक्रीज हुआ और क्राफ्ट्स और कॉमर्स ग्रो हुआ, जिसके कारण टाउन्स और जो थे नॉर्थ इंडिया में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब कुशान पीरियड्स के टाउन्स जो थे, जैसे कि चिरान, सोनपुर, बक्सौर, मरोन, ठीक है, मसौन, उत्तर प्रदेश, सुहागुरा, भीता, कौशाम्बी, श्रृंगावेरपुर, अतरंजी खेरा, मुजफ्फरनगर, ये सारे टाउन थे। ब्रिक स्ट्रक्चर्स हमको मिले। अर्बनाइजेशन जो था पीक पे था, और उज्जैन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था बिकॉज ये 2 रूट्स को कनेक्ट करता था, कौशाम्बी और मथुरा को, और इंपॉर्टेंट सेंटर था बिकॉज यहाँ से एगेट और कार्लेनियन स्टोन्स को हम एक्सपोर्ट करते थे, जो रोमन एम्पायर की तरफ जाता था। अब टाउन सातवाहनस किंगडम की अगर बात करें तो धन्य, कटका, अमरावती, नागार्जुना कोंडा, बरोज, सुपारा, अरिकामेडू, कावेरीपट्टनम, ये सारे टाउन्स थे, और 30 वर्ल्ड टाउन्स भी आंध्र में डेवलप हुए। और ये सब टाउन्स जो है सातवाहनस और हमारे कुशान्स के टाउन्स की अगर बात करें, ये कैरी आउट क्यों इसलिए हुए? बिकॉज हमारा ट्रेड जो है वो रोमन एम्पायर के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण मनी जो है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आ गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है कहीं ना कहीं पोस्ट मॉडर्न एज को सेकेंड अर्बनाइजेशन के पीक तक पहुंचाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है राइज एंड ग्रोथ ऑफ गुप्ता एम्पायर। तो यहाँ पे हमारा पोस्ट मॉडर्न खत्म हो जाता है, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न। वी स्टार्ट विद गुप्ता एम्पायर टुमारो। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। जो भी प्रॉब्लम हो आप बता सकते हैं, जो भी आपको नहीं समझ में आया मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगी। ओके, बट लेक्चर आप ज़रूर देखिए। थैंक यू।